चलिए, परिसंचरण तंत्र हम लोग देख रहे थे। परिसंचरण तंत्र में बातें नहीं खत्म करिए बात। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने कुछ बातें देखी थी और आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा ये सब कुछ, ठीक है, कि मेंढक जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का उभयचर है। और उभयचर का मतलब होता है कि जो जल में भी रहे और स्थल पर भी रहे, उसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और उभयचर की श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं, ध्यान में रखिएगा, उनके अंदर हृदय के जो कोष्ठक होते हैं वो क्या होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, त्रिकोष्ठकीय बोल सकते हैं हम उसको। जिसमें क्या होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं, ठीक है। और ऐसा परिसंचरण क्या कहलाता है, दोहरा। और दोहरा के साथ साथ क्या कहलाता है, अपूर्ण कहलाता है। अपूर्ण कहने के पीछे रीजन है कि सर अंत में कहीं ना कहीं एक ही निलय में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इनको अपूर्ण कहते हैं। और दोहरा कहने के पीछे रीजन क्या होता है कि हृदय में 2 बार रक्त जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में कहीं ना कहीं बात आया था क्या कि इनका जो हृदय का स्पंदन दर होता है, यानी कि जो हार्ट बीट होता है, ऐसे भी मनुष्य में क्या होता है सर, 72 बार बताते हैं ना कि 72 बार क्या होता है, प्रति मिनट होता है। 72 से 74 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ मेंढकों में क्या होता है, 74 बार प्रति, अरे 64 बार, ठीक है। अब यहां देखो, हृदय की बात कर रहे थे कि जो हृदय गति करता है, हृदय जो स्पंदित होता है, हृदय का जो स्पंदन होता है। अब हृदय स्पंदन का मतलब क्या होता है, हृदय का धड़कना। तो ये हृदय का जो धड़कना होता है ये 2 तरीके से नियंत्रित होता है। सबसे पहला जो नियंत्रण होता है वो कौन करता है, तंत्रिका करती है हमारी, ठीक है। तो यदि हृदय का नियंत्रण कौन कर रहा है, तंत्रिका कर रहा है, तो ऐसा हृदय क्या कहलाता है, तंत्रिका जनक कहलाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति किसमें मिलती है, केवल और केवल कीट में पाई जाती है। कह दो मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर कहें कि सर यदि हृदय का स्पंदन जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है, किसके द्वारा, स्वयं हृदय की पेशियों के द्वारा, ठीक है। अगर हृदय की पेशियां ही स्वयं अपने हृदय को नियंत्रित कर रही हैं कि कब धड़कना है, क्या करना है, तो ऐसा अगर हृदय मिल रहा है तो ऐसे हृदय को क्या बोलते हैं हम लोग, पेशी जनक हृदय बोलते हैं। और ये पाया जाता है किसमें बच्चा, स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। और किसमें, उभयचर में। तो याद रखिएगा कि जो हमारा मेंढक हम पढ़ रहे हैं, वो मेंढक के अंदर जो हृदय है वो कैसा हृदय है, पेशी जनक है, ठीक है, मायोजेनिक बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मायो का मतलब, जो यहाँ पे ए छूटा हुआ है, ठीक है, मायो का मतलब हमेशा क्या होता है, पेशी होता है। कहीं जैसे आपको मायोलॉजी मिल जाए, शायद मेरे ख्याल से बताए भी हैं कि मायोलॉजी का मतलब क्या होता है, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। तो ये मायो वर्ड हमेशा इंडिकेशन देता है किसको, पेशी को देता है, ठीक है। चलो, जैसे अब अगर हम मानव जनन में आएंगे ना, तो मानव जनन में पढ़ेंगे कि जैसे क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय बना होता है 3 स्तरों का। एक होती है बाह्य स्तर, एक होती है मध्य स्तर, एक होती है अंतः स्तर। तो जो बीच वाली स्तर होती है ना, वो बनी होती है पेशियों की, तो उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। तो वहां भी आता है क्या, मायोमेट्रियम। इसका मतलब जो बीच वाली है वो किसकी बनी हुई है, पेशी की बनी हुई, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, मायो का मतलब क्या होने वाला है हमारा, पेशी। उसके बाद मेंढक के अंदर जो परिसंचरण हो रहा है वो किसका हो रहा था, रक्त का हो रहा था। फिर हमने बात भी किया था कि रक्त में कौन कौन से घटक पाए जा रहे हैं इसके अंदर। तो सिंपली हमने क्या देखा था कि सर WBC मिल रहा है, ठीक है। WBC क्या करता है, इसकी प्रति रक्षा तंत्र बनाने का काम करता है, इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है। उसके बाद ये क्या था, प्लेटलेट्स, जिनको हम एक और नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ये सिंपल, जैसे हमारे अंदर प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त के बहाव को रोकते हैं। अब कहोगे रक्त के बहाव अंदर नहीं, जब हमें कभी चोट लगता है तो वहां से जो रक्त का बहाव हो रहा है ना, उस रक्त के बहाव को रोकता है और वहां पे क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का, नहीं, थक्का लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमना। तो यहां जैसे मनुष्य में होता है सेम टू सेम, यहां पे दोनों कहानी सेम है। आरबीसी की कहानी सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आरबीसी जैसे हम लोगों में काम करता है सर, ऑक्सीजन की सप्लाई लेके दौड़ता है, वैसे ही सर ये भी काम करेगा, लेकिन थोड़ी सी क्या थी, बनावट में अंतर थी। मनुष्य में कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। कैसा होता है, द्विअवतलाकार होता है। जैसे अवतल लेंस हम लोग देखते हैं, तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस तरीके से होता है आरबीसी, किसका, मनुष्य का। और एक बात किया था कि मनुष्य का जो आरबीसी होता है ना, शुरुआत में ऐसा नहीं होता, शुरुआत में गोलाकार होता है। कब, कि जब हमारे शरीर में अभी अभी आरबीसी बना है तब। ये क्या, ये परिपक्व आरबीसी है, परिपक्व होने में समय लगता है इसको। और इस आरबीसी का जो टोटल जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का औसतन होता है। यानी कि 120 दिन के अंतराल जाते 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 आरबीसी क्या हो जाएगी,
डेथ कर जाएगी, मर जाएगी। इसी बीच में ये आरबीसी गोलाकार से कैसी बन जाती है, द्विअवतलाकार बन जाती है। जब ये नवनिर्मित आरबीसी होती है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ये बीच में से दबते 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 धीरे धीरे क्या हो जाता है, दब जाता है। अब पता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता आरबीसी। पियाव देखे हो, पियाव, पियाव एगो मिठाई है ना, अच्छा नहीं देखे हो, चपतैया वाला मकुनी कब बनाई हो, लिट्टी नहीं मकुनी, ठीक है, मकुनी बना के दोनों अंगुली से बीचवा में इसे चाप देना, हाँ दही बाड़ा जैसा, ठीक है, बढ़िया आइडिया तो लोग का है ना। अरे बस बस खाने पीने की बात ना करे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो कुल मिला भूख नहीं लगेगा रे बुढ़वा तरीके से, इधर 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 देख। अब वो द्विअवतलाकार का मतलब वैसा होता है, यानी कि एक तरीके का डिस्क के जैसा हो जाता है। सीढ़ी देखे हो ना, सीढ़ी में बीच में क्या खोखला रहता है ना, उसी तरीके से बीच में दबा हुआ जैसा हो जाता है, और बीच में दबने के कारण जो आरबीसी होता है इसका केंद्रक नष्ट हो जाता है। खैर इतना लॉजिक आपको याद नहीं करना है, आपको सिंपल सा बात याद रखना है क्या, कि जब आरबीसी मनुष्यों में, हालांकि पढ़ क्या रहे हम लोग, मेंढक, मनुष्यों में जब आरबीसी नवनिर्मित होती है, गोलाकार होती है, उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। जैसे जैसे ये परिपक्व होती है, बीच से इसका क्या हो जाता है, हिस्सा दबने लगता है, दबने के कारण केंद्रक इसका नष्ट हो जाता है, और परिपक्व होने के बाद इसकी जो आकृति होती है कैसी होती है, द्विअवतलाकार हो जाती है। चलो ये तो बात मनुष्य की हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें मेंढक का, तो मेंढक में कैसा हो जाता है, ये है कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इस प्रकार की आकृति हो जाती है, या तो कैसी हो जाती है, गोलाकार या अंडाकार के जैसी हो जाती है, ठीक है। अब दोनों स्थिति में क्या मिलता है, केंद्रक पाया जाता है मेंढक में, ठीक है। चलो मेंढक क्या होता है, हाँ चलो अब असल चीज अब, ठीक है। अब क्या है हमारा तंत्रिका तंत्र, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा होता है तंत्रिका तंत्र, इसलिए आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। चले चलो देखो, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो इतना तो समझ में आता है कि सर इसमें कौन सी कोशिका शामिल होगी, तंत्रिका कोशिका शामिल होगी, ठीक है। चलो पता है आपको 2018-17 से पहले का जो सिलेबस था ना, उसमें ब्रेन पढ़ना था। अब सिलेबस से बाहर है तो ज्यादा हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी बताएंगे आपको जो कॉमन है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगर कहो तो फिर हम ऊपर से निकल जाए, चलो ठीक है। तो अब सुनना, सर क्या पूरे की पूरी तंत्रिका मेरे शरीर में फैली हुई है, ठीक है। अब तंत्रिका का मेन लोकेशन कहां पे, पहले हम भी ये बात करते हैं, ठीक है। ब्रेन के अलावा कहीं पे, रीढ़ की हड्डी में, याद रखिएगा। पता है आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, जब कोई मेजर ऑपरेशन होता है, मेजर और एक होता है माइनर, ठीक है, मेजर और एक माइनर, माइनर मतलब छोटा, मेजर माने बड़ा। जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है ना, तो जिस पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है उस पेशेंट को पता है इंजेक्शन कहां पे दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है, ठीक है। देखो रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरीके से होती है शेप में, ठीक है। अब ये अंदर से पता है खोखली होती है, रीढ़ की हड्डी अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर होता है तंत्रिकाओं का पूरा गुच्छा। सोचो, यानी कि मेन बोर्ड है ये, इतना तरीके से बस मान लेना कि सर वो जो मेन बोर्ड है ना, मेन बोर्ड में खोलेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा वायर का गुच्छा मिलेगा क्या, वहीं से ये पंखा भी चल रहा है, ठीक है, वहीं से फैन चल रहा है, ये फैन चल रहा है, सब कुछ क्या है वहीं से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सर ये मेन गुच्छा हो गया। अच्छा मैं इसको ना इधर समझा लेता हूँ जगह से, चलो जगह है अपने पास, जैसे सिंपल सा सर ये कह देते हैं ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में भी क्या मिल रहा है, तंत्रिकाओं का गुच्छा मिल रहा है, बहुत सारा है, चलो भाई पूरा भरा पड़ा है यहां पे। उसके बाद सर ये ब्रेन से कनेक्टेड है कौन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में भी क्या मिल रहा है, तंत्रिकाओं का पूरा जाल मिल रहा है एकदम, लो भाई पूरा का पूरा जाल है। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो मेन यूनिट है किसका, मेन जगह है, मेन लोकेशन है किसका, तंत्रिका कोशिका का, वो दो जगह पे क्या है, मेन है। एक है क्या हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और दूसरा है क्या हमारा ब्रेन। ये दो जगह पे मिल रहा है, यानी कि दो ही पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर क्या मिलेगा, तंत्रिका की कोशिकाएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे सुने, अब क्या होता है कि सर जो ब्रेन है क्या केवल ब्रेन में ही है कि वहां से तंत्रिकाएं निकल भी रही हैं, निकल भी रही हैं, ठीक है। तो सर ब्रेन में जो तंत्रिकाओं का गुच्छा मिल रहा है वहां से तंत्रिकाएं ऐसे निकल भी रही हैं, ठीक है। अब भाई निकलेंगी तो क्या करेंगी, अलग अलग अंगों को क्या करेंगी, नियंत्रित करेंगी,
ठीक है, ब्रेन से निकला हुआ है, जैसे हमारे आंख से कनेक्टेड है, नाक से कनेक्टेड है, कान से कनेक्टेड है, बात समझ में आया? तो वो सभी अंगों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जैसे कॉकरोच में पढ़े थे ना कि कॉकरोच में सर थोड़ा सा अल्प विकसित होता है उसके सिर में, ठीक है, जो कि क्या करता है, उसके श्रृंगिकाओं से जुड़ा होता है, नेत्र से जुड़ा होता है, याद है ये सब कुछ? हाँ, श्रृंगिका मतलब एंटीना से जुड़ा होता है, उसके मुख से जुड़ा होता है, उसके स्वाद ग्रंथियों से जुड़ा होता है, स्मेल करने की क्षमता से जुड़ा होता है। उसी प्रकार से जो ये ब्रेन है, ब्रेन से तंत्रिकाएं निकल रही हैं, ठीक है, क्या करेंगी सर, अलग अलग अंगों को कंट्रोल करेंगी। और वो तंत्रिका जो कहां से निकली है, ब्रेन से निकली है, याद रखिएगा बच्चा, ऐसी तंत्रिकाओं को बोलते हैं क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, या तो हिंदी में कहते हैं इसको कपाल तंत्रिका, ठीक है। क्या बोला, जो तंत्रिका कहां से निकल रही है, मस्तिष्क से निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपाल तंत्रिका बोलते हैं, या तो क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें क्या कि सर ये जो गुच्छा मिल रहा है कहां पे, रीढ़ की हड्डी में, तो याद रखना कि सर रीढ़ की हड्डी तो एक आवरण है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी एक आवरण है। रीढ़ की हड्डी अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, और उस खोखली वाले रीढ़ की हड्डी में पूरा एकदम बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ अंदर, तंत्रिका का कोशिका, और वो भी जाके कनेक्ट है किससे, यहाँ ब्रेन से। आपको पता होगा कि जो खोपड़ी है ना हम लोग का, ये खोपड़ी यहाँ पे खोखड़ है, समझे, यहाँ पर क्या है, खोखला है। बढ़िया से गौर करोगे ना, ये देखो ये वाला भाग क्या होता है, खोखला होता है, इसी में देखो रीढ़ वाला हड्डी आकर के इसी में घुसा हुआ रहता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में क्या मिल रहा है, तंत्रिकाओं का गुच्छा मिल रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ठीक, चलो देखो, अब वो तंत्रिकाओं का गुच्छा जो कहां पर मिल रहा है, रीढ़ की हड्डी में मिल रहा है, ठीक है। इस पहले पूरे इस गुच्छे को जो नाम है वो दे देते हैं, इस पूरे के पूरे गुच्छे को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु, तंत्रिका ने मेरु रज्जु कहते हैं। अच्छा, पता है रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, बहुत लोग ना ये स्पाइनल कॉर्ड को ही रीढ़ की हड्डी समझ, बैकबोन तो कह सकते हो, चलेगा, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में बैकबोन ही उसका नाम है, वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में तो क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। खैर रीढ़ की हड्डी अभी नहीं पढ़ रहे, चलो। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब सर वो तंत्रिका का गुच्छा जो कहां पर मिल रहा है, रीढ़ की हड्डी में मिल रहा है, जिसको नाम देते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड, या हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु, ठीक है। अब इनसे भी क्या निकली हुई है, तंत्रिकाएं निकली हैं, जैसे मस्तिष्क से निकली थी ना, वैसे इनसे भी निकली हुई हैं, और क्या कर रही होंगी सर, चारों तरफ फैली हुई होंगी, और हमारे शरीर को जैसे हाथ पैर, ठीक है, जैसे अभी सोचो यहाँ पर मुझे कोई टच कर रहा है, यहाँ कोई टच कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, इस रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिकाओं का गुच्छा बाहर निकला है ना, वो इन सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। डन। तो वो तंत्रिकाएं जो कहां से निकली हैं, रीढ़ की हड्डी से निकली हैं, याद रखिएगा, इनको बोलते हैं मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व्स। तू घबराओ मत बुआ, हमको बता दे रहे हैं, तू घबरा देता है, चल बस कर। नर्व्स क्योंकि एक नहीं निकली है, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुवचन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ भी यस, यहाँ भी लिखे हैं, कहाँ पे, ये वहां तो रहेगा, उसको तो कहते हैं ये नर्वस, उसको कहते ही है, यहाँ नर्वस वो अलग चीज हो गया, नर्व मतलब एक चीज अलग हो गया, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। कि सर तंत्रिकाओं का गुच्छा दो जगह पे मिल रहा है, मस्तिष्क में मिल रहा है, रीढ़ की हड्डी में मिल रहा है। जो मस्तिष्क में मिल रहा है तंत्रिकाओं का गुच्छा, और वहां से क्या निकल रही है, तंत्रिकाएं बाहर निकल रही हैं जो दूसरे अंगों को नियंत्रित कर रही हैं। वो तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकली है बाहर, उनको क्या बोलते हैं, कपाल तंत्रिका बोलते हैं, या क्रेनियल नर्व्स बोल देते हैं। फिर सर मेरुरज्जु से भी निकल रही है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिका बोलते हैं, या स्पाइनल नर्व बोलते हैं। टर्न हो गया यहाँ तक की बात, ठीक है। अब ये मनुष्य का देख रहे हैं हम लोग, मेंढक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मेंढक में भी क्या है, उसके सिर में, उसके ब्रेन में तंत्रिकाओं का गुच्छा है, हाँ है, क्या कहेंगे उसको, क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, बिल्कुल जैसे मनुष्य में कहते हैं। आपका जो मेंढक है उसमें भी रीढ़ की हड्डी है,
उसकी रीढ़ की हड्डी भी कैसी है, खोखली है, उसके में भी क्या मिल रहा है, जाल मिल रहा है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड मिल रहा है, और उसके स्पाइनल कॉर्ड से भी तंत्रिकाएं बाहर निकली है, उसको भी क्या कहेंगे, मेरु तंत्रिका बोलेंगे। यानी कि यहां तक मनुष्य का और मेंढक का सब कुछ सेम। ठीक है, अब चलो बदलाव देखते हैं, क्या अंतर है। याद रखिएगा कि मनुष्य में क्या होता है कि 12 जोड़ी, या जो मस्तिष्क से निकला है ना, क्या नाम है इसका, कपाल तंत्रिका, यहां से याद रखिएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है मनुष्य में। ठीक है, 12 जोड़ी यानी कि 24। ठीक है, चलो, और ये होती है 31 जोड़ी मनुष्य में। ये बात मनुष्य की कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य में याद रखिएगा क्या, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है, 31 जोड़ी कहीं ना कहीं मेरु तंत्रिका होती है। डन। चलो आ जाओ वापस, हम पढ़ किसको रहे, मेंढक को पढ़ रहे हैं ना। चलिए मेंढक के हिसाब से बात करते हैं कि सर मेंढक में कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, कपाल मिल रहा है, कपाल से क्या निकली हैं, तंत्रिकाएं बाहर निकली हैं, तो क्या कहेंगे उसको, क्रेनियल या तो कपाल तंत्रिका बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके रीढ़ की हड्डी से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से भी तंत्रिकाएं बाहर निकली हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या तो फिर कहीं ना कहीं मेरु तंत्रिका बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जहां से निकल रही है, जो निकली है उनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। डन हो गया यहां तक। अब सुनना कि सर मनुष्य में क्या था, 12 जोड़ी, यहां पे याद रखिएगा 10 जोड़ी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 10 जोड़ी मेरु तंत्रिका। ये बात किसकी है, मेंढक की है। मनुष्य में 12, 31 याद रखिएगा। ठीक है, अब मेंढक में क्या याद रखना है, 10 और 10 याद रहेगा। डन। चलो अब ये कोई समस्या पैदा करते हैं, समस्या यहीं पे खत्म कर लेते हैं हम लोग। अब मेंढक तो बहुत सारे होते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेंढक राना टिगरीना। ठीक है, जो हमारे यहाँ भी पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। मान लिया जाए कि सर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लाखों लाख मिल रहे हैं मेंढक, उनमें से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन मिल रहा होगा, राना टिगरीना। स्पेशली राना टिगरीना में याद रखिएगा सारे के सारे मेंढक में क्या मिलेगा, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 10 जोड़ी मेरु रज्जु वाली तंत्रिका मिलेगी, जिसको कहेंगे मेरु तंत्रिका। लेकिन स्पेशली राना टिगरीना में याद रखिएगा कि जो ये इसकी कपाल तंत्रिका होती है, ये कपाल तंत्रिका कितनी होती है, 9 जोड़ी होती है, केवल और केवल राना टिगरीना में। मेरु तंत्रिका 10 की 10 ही रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर राना टिगरीना को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई मेंढक मिल रहा है तो 10 गो उसके कपार से निकला होगा, 10 गो उसके रीढ़ की हड्डी से निकला होगा। खत्म। अगर मैं राना टिगरीना की बात करूंगा तो राना टिगरीना का जो कपाल तंत्रिका होता है, एगो का हो जाएगा, कम हो जाएगा। खत्म। आगे बढ़े। हाँ यही प्रॉब्लम था, मतलब कि इसको याद करने लायक है। ठीक है, अभी एक श्रेणी चढ़े, चलो दूसरी श्रेणी पे चलते हैं। चलो ये है हमारा दूसरा श्रेणी और ये भी काफी ज्यादा दर्दनाक है। अरे सुन तो लो, काहे कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हटाओ हटाओ इसको। इसके बाद देखो तुरंत है, देखो यहाँ पे देखो तुरंत है फ्रॉग का ब्रेन, हमको कहा है तुरंत यहाँ आके नहीं समझा देंगे। और वैसे भी इतना सब कुछ नहीं है आपके एनसीईआरटी में, कुछ नहीं है एनसीईआरटी, जरा पढ़ के देखो। वो तो हम बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ खोज खास के आपके लिए तैयार करते हैं ताकि एक एक चीज आपको बता दें। ठीक है, चल एक बार मनुष्य वाला देख लेते हैं। अरे क्या हो गया जी, ये कहाँ पहुंच गए। आहा चल देखिए, मनुष्य में बात करें, जैसे हमारा मस्तिष्क, ठीक है, मनुष्य का ब्रेन, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन। उसके बाद ये मध्य वाले को कहते हैं हम लोग क्या, मिड ब्रेन, और पश्चिम वाले को कहते हैं हम लोग हिंड ब्रेन। ठीक है, 4 मिड हिंड। ठीक है, यानी कि अग्र मध्य पश्चिम। ठीक है, चलो अब अग्र मस्तिष्क की बात करें बच्चा, तो देखो क्या क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है, और एक दूसरा है ऑल्फैक्टरी लूब। अब ये क्या चीजें समझाते हैं, दूसरा क्या है हमारा ऑल्फैक्टरी लूब है। इस ऑल्फैक्टरी लूब के 4 हिस्से होते हैं, डेंसिफिलॉन, सॉरी मिस्टेक,
चलो पहला क्या हो गया, सेरिब्रम, दूसरा हमारा ऑल्फैक्टरी लूब, और तीसरा है क्या, डेंसीफिलॉन। इस डेंसीफिलॉन के 3 हिस्से हैं, एपिथैलेमस, ठीक है, उसके बाद थैलेमस, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस। फिर से वापस एक बार रिपीट करिएगा, क्या क्या कि सर अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कौन कौन से, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लूब और डेंसीफिलॉन। इस डेंसीफिलॉन के 3 भाग हैं, कौन कौन से आपके, एपिथैलेमस, थैलेमस और उसके बाद हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो ये तो बात मनुष्य की हो गई, जिसमें से स्पेशली बाकी को तो याद नहीं रखिए, लेकिन 2 लोगों को जरूर याद रखिएगा क्या काम करते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा है मेंढक का, ठीक है। सबसे पहला ऑल्फैक्टरी लूब याद रखिएगा, दूसरा सेरिब्रम याद रखिएगा। नाम याद रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, काम याद रखना है आपको कि सेरिब्रम क्या काम करता है, ऑल्फैक्टरी लूब क्या काम करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य का ही है, अगर मैं कहूं कि सर मैं सूंघ सकता हूं, सूंघना, ठीक है। सपोज यहां पे अगर कुछ स्प्रे अगर कर दिया जाए, क्या मैं सूंघ सकता हूं, आप सभी सूंघ सकते हैं। तो जो सूंघने का निर्धारण है ना, वो कौन करता है, याद रखिएगा, सेरिब्रम करता है। यानी कि जो सूंघने की बात कर रहे हैं हम लोग कि सर हम लोग स्मेल कर सकते हैं, इसका कंट्रोलिंग कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज है गुम गई है, ठीक है, क्या आप उसको सूंघ के पता कर सकते हो, लेकिन कुत्ता पता कर सकता है, क्यों सर, क्या वो भी सूंघ सकता है, हाँ सर वो भी सूंघ सकता है, हम भी सूंघ सकते हैं, ठीक है। क्या उसके अंदर सेरिब्रम होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो वो क्या कर रहा है, स्मेल कर पा रहा है, ठीक है। हमारे अंदर भी सेरिब्रम है, डन। सर ऑल्फैक्टरी लूब क्या है, ऑल्फैक्टरी लूब याद रखिएगा, ये भी सूंघने से संबंधित है, लेकिन ये होती है क्षमता से संबंधित, कि सर सूंघने की कितनी क्षमता है, ये उसका डिसीजन कौन लेता है, ऑल्फैक्टरी लूब। अगर मैं कहूं कि सर एक कुत्ते का ऑल्फैक्टरी लूब और एक मनुष्य का ऑल्फैक्टरी लूब, इन दोनों में कौन ज्यादा विकसित होगा, तो याद रखिएगा कुत्ते का ऑल्फैक्टरी लूब क्या होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। समझ में आ गया। अगर कोई मनुष्य है और सूंघ नहीं पा रहा है, इसका मतलब आप कह देना कुछ समय के लिए कि उसका ऑल्फैक्टरी लूब क्या है, कमजोर है ना। क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में बैठाते हो ना, उसी से कहीं ना कहीं आपको याद रहता है। समझ में आया, ठीक है। चलो इन सब की बात छोड़ देते हैं, हमें बस कुछ समझना था यहाँ सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लूब पर। उसके बाद तीसरा याद रखिएगा सर, हमारे अंदर एक और होता है हिस्सा, किसका, डेंसीफिलॉन। इस डेंसीफिलॉन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं बस। उसके बाद अगला सर, मगर जब मध्य मस्तिष्क में आते हैं, मिड ब्रेन में आते हैं, तो मिड ब्रेन जो होता है ना, ये लूब की तरह होता है। जैसे देखो ये सर एक हिस्सा हो गया, इस हिस्से में, अच्छा पहले नाम पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इस क्वाड्रिजेमिना में कहीं ना कुछ शब्द मिल रहा है क्या, क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 4, ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, क्वार्टर, ठीक है। तो ये क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो मध्य मस्तिष्क होता है, इस मध्य मस्तिष्क में लूब्स होते हैं कितने, 4, ठीक है। इस 4 लूब्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित होता है, छोड़ दो वो सब कुछ। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ऐसा कहो कि सर कुछ अगर आपके सामने दुर्घटना हो रही है, तो क्या उस रिएक्शन के अपोजिट आप रिएक्शन देते हो। अब सोचो कोई बंदूकें लेके खड़ा हो जाए, क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, तो वो होता है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। उन सब का नियंत्रण होता है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सर मध्य मस्तिष्क में 4 लूब मिल रहे हैं, किसमें, मनुष्य में। अभी तक हम किसका देख रहे हैं, मनुष्य का देख रहे हैं। तो मनुष्य के मध्य मस्तिष्क में 4 लूब होते हैं, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री मींस क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और इसके बाद आगे होते हैं सर ये 2 लूब्स, इसको हम कहते हैं क्या, क्रूरा सेरिब्री बोलते हैं, ठीक है। ये मनुष्य का लेके चल रहे हैं। उसके बाद सर हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, क्या होता है, पॉन्स होता है, एक मेंडुला आंवलागेटा होता है, आपने पढ़ा हुआ है, और दूसरा क्या होता है, सेरिबेलम होता है। ये ब्रह्म नहीं है, क्या, सेरिबेलम। सर ये हो गया मनुष्य के मस्तिष्क का भाग। अब चलते हैं जरा मेंढक में, कुछ अंतर है। देखो मेंढक में क्या क्या अंतर है, तनिक देखो। सर 4 ब्रेन याद आ रहा है, अग्र मस्तिष्क याद आ रहा है। मनुष्य में क्या था, सेरिब्रम था, डेंसीफिलॉन था, क्या गायब हो गया यहां से, ऑल्फैक्टरी लूब गायब हो गया। समझ में आ गया। अब तनिक एक बार याद करो कि सर सेरिब्रम क्या करता था कि अगर कुछ चीजों को स्मेल करना है, उसको निर्धारित करता था,
ठीक है। कैपेसिटी जिसके पास था, ऑल्फैक्टरी लूब जिसके पास, ऑल्फैक्टरी लूब क्या करता था सर, ये अगर ऑल्फैक्टरी लूब है इसका मतलब आपके पास सूंघने की अच्छी क्षमता है, और अगर वो ज्यादा विकसित है इसके मतलब और अच्छी क्षमता है। यहाँ तो ऑल्फैक्टरी लूब है ही नहीं। कुल मिला जुला के हमको समझाना क्या था कि मेंढक सूंघ नहीं सकता है, नहीं सूंघ सकता है मेंढक। अब उतना छोड़ दो, सीधा सीधा कि सर सूंघने की जो क्षमता होती है ना ब्रेन में, मान लो सूंघ नहीं सकता इन द सेंस क्या, एक व्यक्ति है जिसको मोतियाबिंद हो गया, ठीक है, एक मैं हूं नॉर्मल, अगर मैं कहूं कि सर वो देख रहा है, हाँ देख रहा है, क्या मैं भी देख रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी में मेरी आंखों की रोशनी में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया रीजन? कि सर उसका जो मोतियाबिंद हो गया ना, उसके आंखों के अंदर मिलता है कुछ प्रोटीन, वो रेसे रूपी बदल जाते हैं, वो सब अभी बहुत दूर है आपसे, छोड़ दीजिए। कुल मिला जुला के सर इसके अंदर सेरिब्रम है, सूंघेगा, लेकिन जो बहुत अच्छी वाली जो क्षमता होती है ना वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑल्फैक्टरी लूब अनुपस्थित है, या तो है भी तो बहुत कम विकसित है। डन? चलो, यहाँ की बात समझ में आ गई? क्या ऑप्शन इसमें नहीं है? उसके बाद देखो यहाँ पे सर मध्य मस्तिष्क जैसे हम मनुष्य में देखे थे, इसमें भी है। वहां पे क्या बोला था? क्वाड्रिजेमिना बोला था, क्योंकि क्या मिल रहे थे यहाँ पे? 4 लूब मिल रहे थे। यहां पर क्या होते हैं? 4 नहीं, कितने हैं? 2 लूब मिल रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? बाइजेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके मध्य मस्तिष्क में मेंढक के कितने लूब होते हैं? 2 लूब होते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। ठीक है, उसमें ऑप्टिक लूब की संख्या, वही लूब की जो बात कर रहे हैं ना, लूब की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, और देखो वहां पे कोई अनुपस्थित है क्या? कौन है? पॉन्स नहीं है सर। ठीक है, तो बस 3 चीजें याद रख लीजिएगा, क्या क्या अनुपस्थित मिल रहा है सर। उसके अग्र मस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्या नहीं मिल रहा? ऑल्फैक्टरी लूब नहीं मिल रहा है, उसके सूंघने की क्षमता नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं इसका जो मध्य मस्तिष्क होता है, इसको क्या बोला जाता है? बाइजेमिना बोला जाता है, क्योंकि लूब्स की संख्या, ऑप्टिक लूब्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और उसके पश्चिम मस्तिष्क में क्या नहीं होते हैं? पॉन्स नहीं होते। ठीक है, कितना अच्छा लगा एक साथ अगर मिला के चले हम लोग तो। अब इसके बाद देखो आगे, समय है अपने पास 1-2 मिनट और। चल, अब अगर मैं बात करूं तंत्रिका तंत्र की, देखो यहीं पे मुझे कुछ आगे छूटा हुआ है। कहाँ छूटा है? ये यहाँ पे मुझे कुछ बताना था। हाँ, यही दोनों शब्द छूटे हुए हैं, इनको भी समझा के खत्म करते हैं, तब उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। देखिए होता क्या है कि सर हमारे अंदर तंत्रिका की बात हम कर चुके हैं। कहां कहां पर तंत्रिकाओं का गुच्छा मिल रहा है? हमारे मस्तिष्क में मिल रहा है, और कहां पर मिल रहा है? हमारे रीढ़ की हड्डी में मिल रहा है। ठीक है सर, जो मस्तिष्क है और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। यानी कि अगर कपाल की तंत्रिका को और उसके बाद मेरु रज्जु की तंत्रिका को अगर एक साथ हम लोग संयोज दें, एक साथ जोड़ दें, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये कुछ अलग नहीं है, बस जैसे एक पेन है और एक कैप है। सर जब तक कैप निकला हुआ, क्या वो प्रॉपर पेन है क्या? नहीं ना। कैप लगा दिया तो क्या कहेंगे सर? एकदम पूरा का पूरा ये क्या हो गया? पेन हो गया। बस वही चीज कि अगर इसको अलग अलग कहो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहें कि सर दोनों अगर मिला के काम कर रही हैं तो क्या कहलाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे। सर मनुष्य की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मनुष्य में या किसी और भी प्राणी में जिनमें क्या मिल रहा है? कपाल तंत्रिका, और क्या मिल रही है? मेरु रज्जु तंत्रिका मिल रही है। कितनी निकल रही थी मनुष्य में से? 12 जोड़ी। कहां से निकल रही थी? कपाल से। 31 जोड़ी कहां से निकल रही थी? रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, ये दोनों हमारे शरीर में क्या है? फैली हुई है। क्या सोचो कि सर ब्रेन वाली तंत्रिका, क्या मुझे ये परिधि मतलब समझते हो? परिधि सर ये एक वृत्त हो गया, तो वृत्त के अंदर क्या होगा सर? ये क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसका परिधि कहलाता है। अगर मैं कहूं कि सर क्या मेरे शरीर का कोई परिधीय हिस्सा है? बिल्कुल है सर, ये बाहर वाला का है? परिधि है। ठीक है, तो सर कपाल की तंत्रिका, मेरु रज्जु की तंत्रिका पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है, तो सर ये 12 जोड़ी और ये 31 जोड़ी, ये जो पूरे शरीर में फैल करके काम कर रहे हैं ना, तो इनको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है वही चीज, बस इनके समूह को अलग अलग नाम दिया गया। सर कपाल तंत्रिका, मेरुरज्जु तंत्रिका क्या बोलते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पूरे शरीर में फैल करके काम कर रहे हैं ये दोनों एक साथ, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, यहां तक यहीं तक छोड़ देते हैं ना।